नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकेश कुमार और आप देख रहे हैं मैथ्स इज मैजिक। हमारी पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि द्विघात समीकरण के लिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि सीखी थी। पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि है उसके द्वारा हमने द्विघात समीकरण के मूल निकाले थे और उसके बाद के अंदर हमने द्विघाती सूत्र देखा था। वो उसका दूसरा नाम होता है श्रीधराचार्य सूत्र भी। उसका हमने प्रूफ देखा कैसे निकलता है और उसका यूज कैसे होता है और उसका सत्यापन भी देखा था। सत्यापन का मतलब होता है कि पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि है उसके द्वारा x के मूल क्या आते हैं और श्रीधराचार्य सूत्र से x के मूल क्या आते हैं। दोनों के मूल हमने कंपेयर किए थे, दोनों के सेम आते हैं, मतलब हमारा प्रूफ क्या सही था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विविक्तिगत तथा मूलों की प्रकृति। अब देखिए, कल जो हमने श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ा था उसी के अंदर हमने छोटा सा एक पार्ट देखा था कि मूलों की प्रकृति का, एक हल्का सा पार्ट, इसी का एक पार्ट देखा था कि जो b² - 4ac है वो ग्रेटर देन 0 होता है तो उसके वास्तविक मूल होते हैं। हमने देखा था, तो उसी का पूरी डिटेल देखेंगे कि मूलों की प्रकृति क्या होती है, कैसे निकलती है। तो ये विविक्तिगत आया कहां से? तो देखो, हमारा जो मेन है कंसेप्ट है वो क्या है? द्विघात श्रीधराचार्य बोलते हैं इसको। द्विघात सूत्र क्या था? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ये देखा था, जहां पर अगर b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है तो क्या होते हैं? वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। और b² - 4ac लेस देन 0 होता है, काल्पनिक मूल होंगे। काल्पनिक मूल होंगे मतलब जो मूलों की प्रकृति है वो किस पे आधारित है? b² - 4ac मतलब इसके ऊपर आधारित है कि मूल काल्पनिक होंगे या वास्तविक होंगे। तो किस पे आधारित हुआ? b² - 4ac। इसीलिए b² - 4ac को द्विघात समीकरण क्या? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a बराबर नॉट इक्वल टू 0 का विविक्तिकर कहते हैं। विविक्तिकर कहते हैं। इसको इंग्लिश के अंदर डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। विविक्तिकर को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है। ये नोट कर लो। अब आगे देखते हैं इसके बाद में क्या करते हैं। नोट कर लिया? अब देखो, जो विविक्तिकर है, विविक्तिकर इसको इतना बड़ा नाम ना कहकर इसको इंडिकेट करते हैं, इसका जो साइन होता है वो होता है कैपिटल डी। इसको इससे डिनोट करते हैं। कैपिटल डी बराबर क्या हो गया? b² - 4ac, ठीक है। मतलब हम क्या कहेंगे, जो मूलों की प्रकृति है वो किस पे डिफाइन है? इसके ऊपर है। मूलों की प्रकृति किस पे डिफाइन होगी? इसके ऊपर हो गई। तो हम थोड़ा विस्तार में देखते हैं कि इसके आधार पे मूलों की प्रकृति को कैसे बोल सकता हूं मैं। देखो, पहला पॉइंट मैं कहता हूं, अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि d जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, जो d है वो अगर ग्रेटर देन 0 हो, तो x के वास्तविक तथा
भिन्न भिन्न वास्तविक तथा भिन्न भिन्न मूल होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? यदि मूल अल्फा तथा बीटा है, अगर मान लीजिए मूल जो है वो दो मूल होंगे, वो क्या होंगे? अगर मान लीजिए अल्फा बीटा है, तब अल्फा क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू होगा माइनस बी प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और जो बीटा होगा वो क्या होगा? माइनस बी माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये पहला हो गया। मूलों की प्रकृति में पहला पॉइंट हो गया कि अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। तो क्या होंगे? अगर अल्फा और बीटा दो मूल है तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ प्लस साइन आएगा, बीटा माइनस आएगा, यानी एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो भिन्न भिन्न मूल हो गए। देखिए दूसरा पॉइंट, इसको नोट कर लेना साथ साथ में। दूसरा पॉइंट, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी d इज इक्वल टू क्या हो? 0 हो, तब मूल जो है, मूल वास्तविक तथा समान या बराबर बोल सकते हैं इसको, बराबर होंगे, मतलब एक समान मूल होंगे। अगर अल्फा है, यदि अल्फा और बीटा इसके अगर दो मूल है तो अल्फा और बीटा क्या होंगे? बराबर होंगे, मतलब अल्फा और बीटा दोनों समान मूल होंगे, दो होंगे और दोनों सेम होंगे अगर d बराबर 0 है तो। ठीक है, तीसरा पॉइंट, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, मतलब d लेस देन 0 है, ऐसा है, तब मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अगर ये लेस देन 0 है तो इसका वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या आएगी, और ऋणात्मक संख्या अगर वर्गमूल में आती है तो क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है। ये हमने पिछली कक्षा के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो इसके मूल जो होंगे वो क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। ये होता है मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। और नेचर ऑफ रूट्स के अंदर विविक्ति और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? उन्होंने पढ़ लिया, डी होता है, डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये विविक्ति कर कहां से निकला? हमने श्रीधराचार्य जो सूत्र था उसके अंदर डी निकला, ये विविक्ति कर होता है। ठीक है, कंप्लीट। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। के का मान ज्ञात करो यदि मूल वास्तविक तथा बराबर है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, के का मान ज्ञात करो यदि मूल वास्तविक तथा बराबर है। किसके अंदर? एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे के है, यहाँ पे के है। हमारे पास पूछा कि के का मान ज्ञात करो यदि मूल वास्तविक तथा बराबर है। अभी हमने पढ़ा है कि मूल वास्तविक तथा बराबर कब होते हैं? जब हमारे पास d बराबर क्या हो?
0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो 0, तभी होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को पहले तो के स्क्वायर का गुणांक क्या है k प्लस 1, x का गुणांक क्या है ये, और ये क्या है एक अचर राशि है। तो मेरे पास मैं क्या कहूँगा, हमने समीकरण का मानक रूप पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू क्या हो गई k प्लस 1, b की वैल्यू क्या हो गई -2 k माइनस 1, और c की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब ये वैल्यू सारी याद रख देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी d बराबर 0। तो मैं क्या लिखूंगा, बी स्क्वायर की जगह -2 k माइनस 1, इसका होल स्क्वायर कर दूंगा -4। a की वैल्यू क्या है मेरे पास k प्लस 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है 1 बराबर 0 है। अब इसको सोल्व कर दूंगा, -2 का स्क्वायर माइनस का माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4 k माइनस 1 का होल स्क्वायर -4 k प्लस 1 आ गया इक्वल टू 0। अब देखो k माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब तो 4 तो मैं बाहर ले सकता हूँ कॉमन, 4 तो मैं बाहर लेके हटा भी सकता हूँ, 4 का भाग देख सकता हूँ, 4 तो कट जाएगा, ठीक है, तो 4 तो हट गया। अब k माइनस 1, इसको मैं क्या लिखूंगा k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, यहाँ क्या माइनस अंदर जाएगा माइनस के, माइनस अंदर जाएगा -1 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो k स्क्वायर माइनस 2k और माइनस k माइनस 3 क्या आ गया 3 क्या आ गया, और 1 से प्लस 1 से -1 कट गया, बराबर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। देखो क्या है मेरे पास k स्क्वायर माइनस 3 के बराबर 0, k कॉमन ले लूंगा तो क्या अंदर क्या है k माइनस 3 इक्वल टू 0। अब या तो इसके बराबर 0 होगा, k बराबर 0, या k माइनस 3 बराबर 0 होगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, यानी k बराबर 0 पे और k बराबर 3 पे, k बराबर 3 पे इसकी वैल्यू क्या होगी 0 आएगी। मतलब k के 0 और k इक्वल टू 3 के मान के लिए मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे, ये हमें यही पूछा था इसके अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। k का मान ज्ञात करो यदि x स्क्वायर प्लस 5kx, x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0, प्लस 16 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं हो। देखो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि k का मान ज्ञात करो यदि ये जो समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, इसके मूल वास्तविक नहीं हो। तो हमने क्या पढ़ा था कि मूल वास्तविक नहीं हो, मूल वास्तविक नहीं हो मतलब काल्पनिक हो। अगर वास्तविक नहीं है तो क्या होंगे काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे तो मैंने क्या बताया था आपको d जो है वो लेस देन 0 होगा, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा। तो देखो इसके अंदर a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 5k, c की वैल्यू क्या है 16, ठीक है, इसके अंदर रख दो। बी स्क्वायर की जगह रखूंगा 5k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, सी की वैल्यू क्या रखूंगा 16 लेस देन 0। तो देखो 5 का स्क्वायर 25, k स्क्वायर माइनस 16 को 4 से गुणा कर दो 64 आया लेस देन 0। 25 k स्क्वायर 64 उधर गया, k स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 64 अपॉन 25 आ गया।
तो k स्क्वायर लेस देन 64/25 है। दोनों तरफ वर्गमूल लूंगा तो k बराबर क्या आ जाएगा, लेस देन 64 का अंडर रूट क्या होता है, ठीक है। अगर मेरी वैल्यू के 8/5 8/5 से अगर छोटी आती है, k की कोई भी वैल्यू अगर इससे छोटी आती है तो मेरे जो है मूल है वो वास्तविक नहीं होंगे। क्योंकि वास्तविक कब नहीं होंगे, हमने पढ़ा है कि वास्तविक b² - 4 इसी के लेस देन 0 हो तो वो वास्तविक नहीं होंगे। अगर हमने ये देखा कि कब k की क्या वैल्यू आती है 8/5, अगर इससे छोटा k होता है तो वो वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक है। इसको नोट करते हैं। अब देखो हमारा जो टॉपिक है हमने पढ़ लिया, मूलों की प्रकृति देख ली, विभक्तिकर देख लिया और श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा लास्ट और आखिरी टॉपिक है वो है बीजीय व्यंजकों के लिए एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो देखो बीजीय व्यंजकों के लेसर यानी लघुत्तम समापवर्तक एवं मैसर, मैसर मतलब महत्तम समापवर्तक, ओके। इसको बोलते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एल्जेब्राइक LCM and LCM of algebraic expressions, ठीक है। बीजीय व्यंजकों के लेसर एवं मैसर यानी LCM एंड HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो अगर आपकी एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो जो LCM है और HCF है उनकी काफी एक डिफिकल्ट सी लैंग्वेज में लिखा रखा है, मतलब काफी हिंदी शुद्ध हिंदी के अंदर उसको काफी डिफिकल्ट में लिखा रखा है। उसका जो मेन मीन जो है वो आपको बता देता हूँ कि वो कैसे निकलेगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ एग्जांपल आएंगे, ऐसे तो आपके पास डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाएगी कि ऐसे मैच की। अगर पूछी भी जाए तो आप अपनी लैंग्वेज के अंदर सुधार के लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको सेम उसी के अंदर लिखना हो। फिर मैं आपको बता देता हूँ एलसीएम जो होता है वो क्या होता है। बीजीय व्यंजकों के अंदर एलसीएम जो होता है वो बोलते हैं उसको उच्चतम घात वाले उभयनिष्ठ, उच्चतम घात वाले उभयनिष्ठ व्यंजकों का गुणनफल, ठीक है। और एक है HCF, इसमें बोलते हैं न्यूनतम घात वाले उभयनिष्ठ व्यंजकों का देखो एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम जो है वो कैसे निकलता है, कोई भी आपको व्यंजक दिए होंगे दो यूएक्स और वीएक्स, कोई भी दो व्यंजक, कोई भी दो बहुपद दिए होंगे, ठीक है। दोनों बहुपद जो है उनका, दोनों बहुपदों का एक ऐसा उभयनिष्ठ उच्चतम घात वाला एक ऐसा उभयनिष्ठ बहुपद निकालना है जिसके अंदर यूएक्स और वीएक्स दोनों का भाग चला जाए। मतलब एक ऐसा उभयनिष्ठ उच्चतम घात का एक बहुपद निकालना है जिसके अंदर जो आपको दो बहुपद दिए हुए हैं यूएक्स और वीएक्स, उनका दोनों का आसानी से उसके अंदर भाग चला जाए, उसको बोलते हैं एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ किसको बोलते हैं,
एचसीएफ बोलते हैं आपको यूएक्स और वीएक्स दो व्यंजक या दो बहुपद दिए हुए हैं, ठीक है। उन दोनों बहुपदों में से एक न्यूनतम उभयनिष्ठ का एक ऐसा बहुपद जिसका उन दोनों यूएक्स और दोनों वीएक्स मतलब यूएक्स और वीएक्स दोनों बहुपदों के अंदर भाग चला जाए। एलसीएम के अंदर तो वो खुद एक ऐसा बहुपद होगा जिसके अंदर यूएक्स और वीएक्स का भाग चला जाए, और एचसीएफ जो है इसके अंदर वो खुद एक ऐसा बहुपद होगा जिसका यूएक्स और वीएक्स के अंदर भाग चला जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। और इसके अंदर एक शर्त होती है, इसके अंदर एक शर्त होती है कि इसके अंदर उच्चतम घात वाले गुणांक का जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वो किसके हिसाब से आएगा? वो आएगा यूएक्स और वीएक्स दो व्यंजक दिए हुए होंगे या बहुपद दिए होंगे, उसके अंदर जो उच्चतम घात का जो गुणांक होगा उसके अंदर जिसका जो साइन होगा वही साइन इसके उच्चतम घात का साइन होगा। जैसे कि आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझा दूं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि एक मेरे पास यूएक्स दे रखा है, यूएक्स दे रखा है -4 + 3, चलो मैं ये करता हूं -4 + 3x², जो भी है। एक vx दे दूं मैं आपको 2x³ + 3, कुछ भी एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं आप। तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? जैसे इसका एलसीएम जैसे अगर मैंने निकाला तो अगर मैं लिखूं एक बार के लिए जैसे मैं 12 लिखूं, ऐसा कुछ नहीं है लेकिन एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ लिखूं तो इसके अंदर इसका कोफिशिएंट जो है इस एलसीएम में जो उच्चतम घात आती है, जैसे आगे आएगा x⁻11 जैसे, तो इसके अंदर जो उच्चतम घात होती है उसका जो गुणांक है, इसके दो साइन होते हैं या तो प्लस या माइनस, तो इसके अंदर जो साइन आएगा वो किसके ऊपर निर्धारित होगा? वो होगा इनके अंदर दोनों का मिला के जो उच्चतम घात का जो है, उच्चतम घात क्या इसके अंदर 4, इसका जो साइन होगा जैसे प्लस या माइनस जो भी है वही साइन इसके एलसीएम में उच्चतम घात के आगे आएगा, ठीक है। एग्जांपल समझते हैं। और एक फॉर्मूला जैसे यूएक्स माना, यूएक्स तथा वीएक्स दो व्यंजक है, तो उनका एलसीएम जो होगा, तो इनके अंदर एक सूत्र होता है, संबंध होता है एलसीएम तथा एचसीएफ के बीच में। इनका एलसीएम तथा एचसीएफ के बीच में संबंध क्या होता है? वो होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू यूएक्स इनटू वीएक्स। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था जब हमने वास्तविक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाला था, उस टाइम हमने ये पढ़ा था लास्ट में। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे नीचे वीडियो है जो इसके अंदर प्लेलिस्ट में जाइए और वहां वीडियो देख सकते हैं इसके बारे में। तो एचसीएफ एलसीएम हमने पढ़ लिया था, वही सेम फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। यूएक्स और वीएक्स का जो गुणनफल होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। ये आप समझ गए? इसको एक एग्जांपल के अंदर समझते हैं। यहाँ आपके दो डेफिनेशन दिए, मैं दो डेफिनेशन है छोटी छोटी, उसको और समझा देता हूं। एक है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर इसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनफल। उभयनिष्ठ गुणनफल इसका मतलब होता है कि एक ऐसा व्यंजक जिसका यूएक्स और वीएक्स दोनों में भाग जाए और शेषफल क्या बचे? 0 बचे। ऐसा व्यंजक, ऐसा उभयनिष्ठ, ऐसा उभयनिष्ठ व्यंजक जो दूसरे व्यंजक यूएक्स तथा वीएक्स को
पूर्णतया विभाजित करें तथा शेषफल शून्य प्राप्त हो। मतलब एक ऐसा उभयनिष्ठ व्यंजक जो बाकी युवक और वियक्स दो व्यंजक हैं उसके क्या करें, पूर्णतः विभाजित करें, तो वो क्या कहलाता है, कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड। दूसरी एक डेफिनेशन है, दूसरी एक एग्जांपल है सर्वनिष्ठ गुणज। सर्वनिष्ठ गुणज कैसे लिखा जाता है, सर्वनिष्ठ गुणज, इसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, सर्वनिष्ठ गुणज का कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब होता है कोई भी एक f(x) मान लीजिए मैंने, कोई एक f(x) एक ऐसा गुणज है जिसका अंदर ux और vx जो है दोनों का भाग जाए, तो उसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ गुणज। यदि f(x) एक सर्वनिष्ठ गुणज हो तो यह ux तथा vx से पूर्णतया विभाजित होगा। यदि f(x) कोई भी एक सर्वनिष्ठ गुणज है तो यह ux तथा vx से पूर्णतः विभाजित होगा, मतलब ये दोनों उसको विभाजित करेंगे, ये होता है सर्वनिष्ठ गुणज। ठीक है, चलो अब एग्जांपल देखते हैं। हमें एलसीएम फाइंड करना है, पहले एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ये दो मेरे को व्यंजक दिए हैं, मैंने क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना। मान लीजिए मैंने ux इक्वल टू मेरे पास क्या है 4a² b² c, तो मैं इसको 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू a² इंटू b² इंटू c। मान लीजिए मैंने मेरे पास ये क्या है vx है, vx क्या है 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b² इंटू d। ठीक है, अब क्या निकालना है एलसीएम। तो मैंने एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया था, उच्चतम घात का उभयनिष्ठ गुणनखंड। उच्चतम घात का क्या होगा, अब देखिए पहले स्टार्टिंग करते हैं 2 से। 2 का उच्चतम घात क्या है 2 का स्क्वायर, आगे चलते हैं क्या आता है दोनों में 3। 3 का उच्चतम घात क्या है, यहाँ लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 0, यहाँ लिख सकता हूँ 3 की पावर 1। उच्चतम घात क्या है 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 आ गई। a और a² में उच्चतम घात क्या है a² आ गया। b में दोनों में कॉमन है, सेम है, तो b² आ गया। c मेरे पास है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ c की पावर 0, क्योंकि 0 ऊपर पावर किसी पावर 0 रखती है 1 होता है आंसर, तो मतलब c की पावर 1। यहाँ d की पावर 1 है, ऊपर d की पावर क्या है 0 मान सकता हूँ मैं, तो d की पावर 1 उच्चतम घात है। तो मैं इसको सोल्व करूँगा क्या आएगा 2 की पावर 2 यानी 4, 4 इंटू 3 यानी 12 है, a² b² c। ये मेरे क्या आ गया एलसीएम आ गया, समझ गए। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, इसको नोट कर लेना।
ये है मेरे पास। अब देखो मेरे को क्या निकालना है, एलसीएम। अब वो तो सीधे सीधे व्यंजक थे तो मैंने निकाल लेता, उसके अंदर मैंने निकाल लिया। यहाँ मेरे पास क्या दे रखे हैं, बहुपद दे रखे हैं मेरे को। यहाँ दे रखा है 4 घात का बहुपद, यहाँ दे रखा है 6 घात का बहुपद। तो मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा, तो मैं इसमें कॉमन लेने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनके फैक्टर करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। अगर गुणनखंड करूंगा तभी मैं तो उसका उच्चतम घात लूंगा, ऐसे तो मेरे को क्या पता चलेगा। तो देखो पहले मान लीजिए मैंने ये यूएक्स है, यूएक्स में क्या आ गया 18 6x4 प्लस x की घात 3 माइनस x स्क्वायर आ गया। मैं देखो क्या लिखूंगा, 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 into 9, 18 को देखो देखते रहो इधर, 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 9 और 2 into 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा 2 into 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं देखो इसमें से x स्क्वायर को मैं ले लूंगा, x स्क्वायर को मैं लूंगा तो क्या आएगा अंदर 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 आ गया। अब इसके मैं फैक्टर करूंगा तो इसको मैं लिख दूंगा 2 into 3 स्क्वायर x स्क्वायर, इसके फैक्टर 6 को 1 से गुणा किया माइनस 6x स्क्वायर। अब मेरे पास इसके ऐसे गुणनखंड के 6x स्क्वायर आने चाहिए माइनस का, और जोड़ने में घटाने पर x आना चाहिए। तो मैं देखो क्या लिख सकता हूँ 6x स्क्वायर प्लस करो 3x माइनस 2x माइनस 1। अब देखो गुणा करूंगा तो माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर आ रहा है, और इन दोनों को घटाऊंगा तो प्लस x बचेगा। हो गया 2 into 3 स्क्वायर x स्क्वायर, इनमें से 3x को मैं ले लो, 3x को मैं लिया तो क्या है x प्लस 1 2x प्लस 1, इसमें से माइनस 1 को मैं लिया तो क्या है 2x प्लस 1। अब देखो 2 into 3 स्क्वायर x स्क्वायर, इसमें से मैं 2x प्लस 1 कॉमन लूंगा 2x प्लस 1, और अंदर से यहाँ क्या हो गया 3x माइनस 1 आ गया। चलो भाई तो इसको करते हैं, इसको मान लिया मैंने bx है, 45 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 into 5, 3 का स्क्वायर 9 9 5 45, इसमें से मैं क्या कॉमन लूंगा x की घात 4 को मैं ले लूंगा, तो x की घात 4 को मैं लिया तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 आएगा। अब देखो 3 स्क्वायर इंटू 5 x की पावर 4 आ गया। अब इसके गुणनखंड करूंगा तो क्या आ रहा है 2x स्क्वायर आ रहा है, और उसके तो इसके दो ऐसे फैक्टर मतलब दो ऐसे टुकड़े जिनको जोड़ने पर 3x आए, गुणा करने पर 2x स्क्वायर है। तो क्या लिखूंगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 आ गया। 3 स्क्वायर इंटू 5 x की पावर 4, 2 कॉमन ले लो x कॉमन ले लिया, x प्लस 1 बच गया, इधर भी x प्लस 1 बन गया। ठीक है, तो 3 स्क्वायर इंटू 5x की पावर 4, 2x x प्लस 1 कॉमन ले लूंगा बाहर, तो x प्लस 1 अंदर क्या बच गया 2x प्लस 1 आ गया। अब देखो ux और vx को मैंने सरल कर लिया, अब मेरे को एलसीएम निकालना है। तो जो एलसीएम निकलेगा वो क्या निकलेगा, देखो पहले 2 देखो, 2 मेरे पास एक बार है, इसके आइए घात 1 है, वहां 0 है, एक तो 2 आ जाएगा। यहाँ 3 स्क्वायर है, यहाँ 3 स्क्वायर है, एक 3 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 5 नहीं है लेकिन यहाँ पर 5 एक बार है, तो मतलब 5 आ गया। ठीक है, एक x स्क्वायर है, यहाँ x की पावर क्या है 4 है, तो दोनों में से उच्चतम घात क्या है x की पावर 4 आ गया। अब x प्लस 1 कहाँ है, नहीं है, x प्लस 1 एक बार आ गया। अब 2x प्लस 1, यहाँ 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 आ गया। फिर देखो 3x माइनस 1 नहीं है, 3x माइनस 1 आ गया। यहाँ एक बार है लेकिन वहाँ 0 टाइम है, 3x माइनस 1 आ गया। यहाँ x प्लस 1 है तो यहाँ नहीं है, तो एक टाइम आ गया। यहाँ दोनों तरफ एक बार आ गया। अब देखो इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि एलसीएम जो है वो ऐसा फैक्टर लेना है जिसके अंदर यूएक्स और वीएक्स का दोनों का भाग दे। अब मैं यूएक्स का अगर भाग दूं तो 2 से कट जाएगा, 3 स्क्वायर भी कट जाएगा, x स्क्वायर भी कट जाएगा, ये भी आपसे कट जाएगा, कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। कैसे जुड़ा गया, इसके अंदर मैं काटूं, अगर मैं इसको काटूंगा 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कट जाएगा, 5 x की घात 4 कट जाएगा, x प्लस 1 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यानी मैंने ऐसे गुणनखंड ले लिया जो आपस में यूएक्स और वीएक्स का पूरा भाग जाता है। तो ये क्या होगा एलसीएम। ठीक है, इसको नोट कर लेना।
देखो HCF कैसे निकालते हैं, इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं जल्दी से। पहला मेरे पास 8a स्क्वायर b स्क्वायर c तथा 18 ab क्यूब c स्क्वायर। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो मैंने मान लिया इसको पहले यूएक्स है, यूएक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मान लिया मैंने वीएक्स है, वीएक्स क्या आ गया 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 स्क्वायर ए इंटू बी क्यूब इंटू सी स्क्वायर। अब देखो HCF, मैंने HCF क्या बताया था कि इन दोनों का उभयनिष्ठ, न्यूनतम घात का एक उभयनिष्ठ बहुपद या एक उभयनिष्ठ व्यंजक जिसका यूएक्स और वीएक्स दोनों में भाग है, वो क्या कहलाता है, HCF। तो देखो न्यूनतम घात का देखना, पहले 2 की बारी आई, तो 2 दोनों में न्यूनतम घात का क्या है, सिर्फ 2 है, 2 कॉमन ले लेना। यहाँ पे देखो 3 की पावर 0, यहाँ 3 की पावर स्क्वायर, दोनों में से कम क्या है 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 0 आ गई। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर में से a कॉमन आ गया, अगर ठीक b स्क्वायर और b क्यूब, इसमें न्यूनतम b स्क्वायर, इसमें से c स्क्वायर और c में से c क्यूब, तो क्या आएगा, इसको मैं क्या लिखता हूँ, ये तो 1 हो गया 2ab स्क्वायर c, ये HCF आ गया। अब देखो HCF ऐसा जिसका पूरे में भाग दे, अगर मैं इसका भाग दूं 2 से 2 कट गया, a से a कट जाएगा, b स्क्वायर से c भी कट जाएगा, इसका इसमें भाग दूंगा तो 2 से 2 गया, 1 से 1 गया, b स्क्वायर भी कट जाएगा, c भी कट जाएगा। मतलब ऐसा HCF जो दोनों में यूएक्स और वीएक्स में भाग दे, समझ में आ गया, जा रहा है भाग, मतलब मेरे क्या हो गया, HCF हो गया। अब देखो एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर यूएक्स मेरा क्या है, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ वीएक्स को, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर, तो ये लिख सकता हूँ एक्स की पावर 4 और ये जेड। ठीक है, इसका HCF क्या होता है, वह न्यूनतम घात, उभयनिष्ठ न्यूनतम घात और उनका गुणनफल जिसका दोनों यूएक्स और वीएक्स दोनों में भाग दें। अब देखो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, तो क्या आ गया 2 की पावर 4। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की पावर 4 है, न्यूनतम घात कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर। अब देखो वाई स्क्वायर, वाई की पावर 0 है नीचे, तो दोनों में कॉमन वाई की पावर 0 आएगा, तो वाई की पावर 0 बन हो गई। यहाँ भी जेड दोनों में है नहीं, नीचे से ऊपर तो जेड की पावर 0 है नहीं बन, तो क्या आ गया 16 एक्स स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा HCF। इस तरह बीजीय व्यंजकों के एलएस लेसर और मैसर यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। इसी के साथ आज का जो हमारा चैप्टर है 3 का पॉलिनोमियल बहुपद वो खत्म होता है। हमने सारी चीजें पढ़ ली, कैसे द्विघात बहुपद देखते हैं, त्रिघात रेखिक बहुपद क्या होते हैं और बहुपदों का मानक रूप क्या होता है, बहुपदों को समीकरण में कैसे बदला जाता है, उनके शून्यांक, उनके मूल कैसे निकाले जाते हैं। फिर हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा, पूर्ण बनाने की, पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि है वो देखी। श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा विभक्तिकर कैसे निकलता है वो देख लिया। मूलों की प्रकृति क्या होती है वो देख ली। मूलों की प्रकृति के बाद में बीजीय व्यंजकों के एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाले जाते हैं वो देख लिया। ये सारा आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो, ये जो टॉपिक आज का वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।